Welcome back to Snapchat Net. Till now we have discussed, we are discussing what is meteorological parameters. So we have discussed till now pressure, temperature, precipitation. Okay. In last video, so we are now going to discuss humidity, mixing gases, radiation, and wind velocity. After that, we have lapse rates and wind doses. वो हम next video में discuss करेंगे. Okay? So without wasting time, हम शुरू करते हैं. और please do like, subscribe, share with your friends. Okay, and comment. This will really help me. Okay, this will really help me. So please do it. कृपया करें. तो ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, हिंदी में आर्द्रता भी बोलते हैं. तो ह्यूमिडिटी क्या है? एक फंडामेंटल मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर है. ठीक है, वो क्या करता है? तो वो मेजर करता है क्या चीज को, कि वाटर वेपर कितना एटमोस्फेयर में है, कितना वाटर वेपर एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है. ठीक है, उसको जो मेजर करता है उसको ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी मेजर करता है. ठीक है, वो मेजरमेंट है. वाटर वेपर क्या गैसियस फॉर्म में वाटर है, जो कि एसेंशियल कंपोनेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर के हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. ठीक है, तो आप समझ गए कि ह्यूमिडिटी क्या है. ह्यूमिडिटी की भाई वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कितना है, वो ह्यूमिडिटी है. अब नेक्स्ट क्या है, ह्यूमिडिटी में टाइप्स है. एक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? तो सबसे पहले ये लिखी हुई चीजों से छोड़कर हम यहाँ फिगर से, तो ये एक बॉक्स है सपोज. ठीक है, इसके अंदर, ठीक है, कितना है, इसमें 1 लीटर है. ठीक है, 1 लीटर का ये बॉक्स है, इसके अंदर 6.8 ग्राम ये सब वाटर वेपर है. ठीक है, या कुछ है, तो इसका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या हो गया? 6.8 ग्राम पर लीटर. मतलब 1 लीटर के बॉक्स में टोटल 6.8 ग्राम ह्यूमिडिटी. तो मतलब क्या, मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, वो क्या होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होगा? मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम. इसका फॉर्मूला क्या हो गया? तो एच इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर. ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ग्राम पर क्यूबिक मीटर. ठीक है, एब्सोल्यूट हियर, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डायरेक्टली इंडिकेट्स हाउ मच मॉइस्चर इज फिजिकली प्रेजेंट इन एयर. मतलब फिजिकली कितना है, ये एक्चुअल में कितना है. ठीक है, अगर कोई एयर पार्सल है, सपोज ये एक एयर पार्सल है. ठीक है, इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो कितना है, उसका वजन क्या होगा, वो है हमारा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. However, it changes when air expands or contracts with temperature. ठीक है, और ये एयर एक्सपैंड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसकी अगर एयर एक्सपैंड करेगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये चेंज होता है. ठीक है, चेंज होता है. लेकिन जो इसका ये जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो चेंज होता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट वॉल्यूम है, ठीक है, वो पर यूनिट एरिया निकाले, तो उसमें क्या होगा, जब एयर एक्सपैंड करेगा तो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर तो बढ़ जाएगा ना, उसी कारण ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगा. लेकिन फिर भी वो कितना रहेगा, जो अमाउंट है उसमें फिक्स है. ठीक है, इस कारण से ये लेस यूजफुल है. ऑन द वार्म समी डे द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी माइट बी 17 ग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, पर क्यूबिक मीटर. वाइल ऑन कोल्ड डे विंटर इट माइट बी ओनली 3 ग्राम पर क्यूबिक मीटर. तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है कि एयर पार्सल इसके अंदर कितना वाटर वेपर है, वो है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. कितना है, उसका वजन क्या है. ठीक है, अब आ गया हमारा नेक्स्ट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या मेजर करता है? मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ मॉइस्चर. ठीक है, इंक्लूडिंग बोथ ड्राई एयर और वाटर वेपर. ठीक है, ये टिपिकली एक्सप्रेस किस में करते हैं? ग्राम पर किलोग्राम में. स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होगा? तो मास वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ मॉइस्चर. ठीक है, एयर पार्सल है, उसमें हम सबको कैलकुलेट करेंगे. तो एयर पार्सल में एयर है, ठीक है, वो ड्राई एयर है, और जो वाटर वेपर है, दोनों को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, वो कैलकुलेट करके हमसे वो निकालते हैं. ठीक है, उसको डिवाइड कर दें, जैसे कि मास ऑफ पूरा ड्राई एयर का और जो हमारा वाटर वेपर है, दोनों एयर का, और जो मास ऑफ वाटर वेपर है उसके रेशियो को. जैसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो एमवी मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाई मास ऑफ ड्राई एयर प्लस मास ऑफ वाटर वेपर. ठीक है, तो इससे निकलता है. तो जो मास ऑफ वाटर वेपर है,
यूजुअली स्मॉलर होता है, इससे तो मास ऑफ ड्राई एयर से, तो हम कभी कभी कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, नीचे कैलकुलेट हम कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है, आसान बनाने की कैलकुलेशन। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के एडवांटेज ये है, एडवांटेज रिमेनिंग कांस्टेंट व्हेन एयर इज हीटेड और कूल्ड विदाउट एडिंग और रिमूविंग मॉइस्चर, दिस मेक इट यूजफुल ट्रैकिंग एयर इन मेट्रोलॉजी। ये करता है कि अगर एयर पार्सल हो जाए, उसको ठंडा कर रहे हैं या गर्म कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उससे उसका मतलब नहीं है। जब तक उसमें हम कोई मॉइस्चर ऐड या रिमूव नहीं करते हैं तब तक वो कॉन्स्टेंट ही रहता है, वो उतना ही का उतना ही रहेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या, रेशियो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। मतलब ये एक एयर पार्सल है सपोज, इसमें वाटर वेपर है, ठीक है, इतना है, इतना खाली है, कि इतना अभी और हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं 60% है, ये 60% जगह भरा हुआ है और अभी 40% और खाली है। तो इसमें हम जो आ जाएगा हमारा, और एक टेम्परेचर क्या मान लेते हैं 25 डिग्री, इस फिक्स टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे इतना वाटर वेपर है और इतना और अभी आ सकता है। इतना जितना स्पेस कवर किया वो है 60%, ये 60% क्या हो गया, ये इस एयर पार्सल का रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। ठीक है, तो ये क्या, रेशियो ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, क्या 60% परसेंटेज में दिखाते हैं, इतना वाटर वेपर इन द एयर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कि इतना ले सकता है वाटर वेपर। ठीक है, और उसमें नहीं है, सपोज कि ये 60 ग्राम लिया है, टोटल कैपेसिटी 100 ग्राम का है। ठीक है, तो 60/100 इंटू 100 परसेंटेज में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60%। वही बात है, ये कर सकता है उसमें होल्ड 100 ग्राम, लेकिन है अभी 60 ग्राम, उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दिए बस। और टेम्परेचर क्या है 25 डिग्री, हो सकता है 30 डिग्री पे ये क्या बोलते हैं, और 30 डिग्री पे हो, तो 30 डिग्री पे और ज़्यादा जगह हो जाए, वहाँ में होता है ना, वहाँ में एक्सपैंड कर जाता है तो उसमें और ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। ये क्या बोलते हैं, ये 100 की कैपेसिटी की जगह ये 150 की कैपेसिटी हो सकता हो जाए, तो उसके हिसाब से फिर निकाल लेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया कि टेम्परेचर घटने बढ़ने से आरएच पे अंतर पड़ता है। ठीक है, एयर पार्सल के एक्सपेंशन से और कॉन्ट्रैक्शन से भी आरएच पे अंतर पड़ता है। तो फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल वाटर वेपर डेंसिटी। ठीक है, कितना वाटर वेपर है, सैचुरेशन वाटर वेपर डेंसिटी, सैचुरेशन मतलब जब ये 100% जितना जगह है सारा भर गया, ठीक है, तो सैचुरेशन लेवल पहुंच जाता है। जब सैचुरेशन मतलब कि अब इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा जब जाएगा तो क्या होना शुरू हो जाएगा, कंडेंस, मतलब वाइपर से वाटर में बनना शुरू हो जाता है, जब जगह ही नहीं है। ठीक, वैसे नहीं जाएगा। तो जैसे कि 20-25 डिग्री पे अगर मैक्सिमम 23 ग्राम ऑफ वाटर वेपर क्यूबिक मीटर होल्ड कर सकता है एयर। ठीक है, और एक्चुअल कंटेंट इतना है तो इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, 0.5 ग्राम पर मीटर क्यूब बाई 23 ग्राम। ठीक है, एक्चुअल और मैक्सिमम कितना है, सेचुरेशन कितना है 23 इंटू 100% इक्वल टू 50%। तो ये आर एस का, तो आर एस से ही पता चलता है कि हाँ इतना कर सकता है, इतना हो सकता है। फिर आर एच इंडिकेट हाउ नियर द एयर इज टू सैचुरेशन rather than द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर। आर एच जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ना, परसेंटेज में होता है, तो ये नहीं बताता कि कितना वाटर वेपर, ये बताता है कि सेचुरेशन में कितना नजदीक है, मतलब जो एयर में जो है 100% जितना कैपेसिटी एयर का वाटर वेपर अपने अंदर रखने का, उसके कितना वो नजदीक है। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। ठीक है, तो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होता है। ठीक है, एज्यूमिंग कि एक्चुअल वाटर वेपर कांस्टेंट रिमेनिंग कांस्टेंट, और एक्चुअल वाटर वेपर सपोज कि 50 ग्राम है तो 85 ग्राम रहा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया तो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है एयर का वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो एयर का वाटर होल्डर जो वेपर का वाटर वेपर का होल्डिंग का जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज कर जाता है, उसके कारण क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी विथ एक्चुअल वेपर प्रेशर। इफ टेम्परेचर भी कांस्टेंट सपोज और इंक्रीज इन एक्चुअल वेपर प्रेशर, मतलब मोर वाटर वेपर एयर में आ जाए, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट इंक्रीज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सपोज कि 25 डिग्री था, और जो हम एग्जाम्पल दिए थे पहले, इसमें हम 60 ग्राम था, तो इसमें हम और 10 ग्राम डाल दिए, तब तो 70 ग्राम हो गया ना, तब 70/100 हो जाएगा ना, इंटू 100 कितना 70% हो गया, टेम्परेचर क्या सेम है, तो इस कारण से ही अंतर पड़ता है। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप किसके साथ है, तो सैचुरेशन वाटर वेपर्स एट कांस्टेंट
actual pressure. If actual vapor pressure remains constant at an increase in temperature leading to higher saturation, vapor will lead to increase in relative humidity. ठीक है, एक्चुअल प्रेशर अगर सेम है, जो वेपर प्रेशर है वो सेम है, मतलब कि उसमें वेपर वाटर वेपर सेम क्वांटिटी में है, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, सैचुरेशन वेपर प्रेशर, ठीक है, वो बढ़ जाएगा। उसके कारण क्या हो जाएगा, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो घट जाएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एरिया एक्सपेंड कर जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा तो उसमें थोड़ा जगह और बढ़ जाएगा, जगह बढ़ जाएगा तो ये तो 60 था, तो इसमें जगह हो गया 120 का सपोज, टेम्परेचर बढ़ने का कारण, तो ये तो कम हो गया ना, कम हो गया, 60/120 इंटू 100 करेंगे कितना हो गया, 2 हो गया, 50% ही रह गया, पहले कितना 60%, तो यही है, ठीक है, उसके कारण का रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, तो सैचुरेशन वेपर प्रेशर के साथ ये कांस्टेंट अगर वाटर वेपर प्रेशर पे है तो ये इन्वर्स प्रेशर से करता है। ये हमारा ग्लोबल ह्यूमिडिटी पैटर्न है ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में, ठीक है, सबसे ज्यादा रिलेटिव एनुअल एवरेज आरएच इतना होता है, ठीक है, इसलिए ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, सालों भर बारिश होता है, ट्रॉपिकल मानसून में इतना होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है, मानसून सीजन में बहुत ज्यादा मानसून होगा, ह्यूमिडिटी एकदम 95 97 98 ऐसा रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, और जैसे ही खत्म सीजन 60 तक आ जाएगा। डेजर्ट में बहुत कम होता है, मेडिटेरियन में मीडियम मॉडरेट वेरिएशन होता है, मतलब 50 70 रहता है, हाई रहता है विंटर में, लो समर, टेम्परेट मैरीटाइम में क्या होता है, लो वेरिएशन होता है, मतलब कंसिस्टेंट रहता है लगभग सालों भर, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं रहता है। कॉन्टिनेंटल में हाई वेरिएशन होता है, ह्यूमिड समर होता है, विंटर ड्राई होता है, पोलर में हाई वेरिएशन होता है, वेरी लो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिस्पाइट हाई आरएच, ठीक है, यहाँ पे आरएच बहुत ज्यादा है लेकिन टेम्परेचर ही बहुत कम है, ठीक है, तो उस कारण से भी रहता है, ठीक है? यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा था, ये टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटते जाता है, ठीक है, अगर हमारा वाटर वेपर सेम रहा, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हवा हमारा ठंडा होते जाता है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ते जाता है, कंसिडरिंग जो वाटर वेपर का अमाउंट है वो सेम है, ठीक है, ठीक है, और अगर ये 100% पहुंच जाए रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर एच, तो उसको क्या बोलते हैं, सपोज कोई टेम्परेचर 37 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ह्यूमिडिटी सेचुरेट हो गया, मतलब 100% ह्यूमिडिटी आ गया, तो उसको क्या बोलते हैं, 100% ड्यू पॉइंट आ गया, मतलब इसके बाद वाटर कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, मतलब ड्यू बनना शुरू हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा ठंडा हुआ तो वाटर कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, चलते हैं, ये है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में, ये शॉर्ट में दे दिया गया यहाँ पे कि मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, इस सब पे ये सारे जो है ना, इस पे बहुत क्वेश्चन आए इसके डेफिनेशन पे ही, ठीक है, ये फार्मूला को स्टेटमेंट बना के उन्होंने पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ एयर, ये कैसा एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ एयर है, मास ऑफ एयर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, ये रेशियो है कि करंट वाटर वेपर से मैक्सिमम करंट वाटर वेपर कंटेंट इन कंपैरिजन टू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, परसेंटेज में आता है, ठीक है, फिर मिक्सिंग रेशियो क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, ये ग्राम पर केजी में आता है, ड्यू पॉइंट हो गया जहाँ पे टेम्परेचर सैचुरेट हो जाता है और कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, मतलब और वेपर से वो लिक्विड बनना शुरू हो जाता है, वेपर प्रेफर पार्शियल प्रेशर एग्जर्टेड बाय वाटर वेपर इन एयर, ठीक है, तो ये हेक्टो पास्कल या के पास्कल में होता है, डिटरमाइंड बाय टेम्परेचर और आरएच, वेपर प्रेशर टेम्परेचर और आरएच पर डिपेंड करता है, और ये और आरएच और टेम्परेचर आरएच भी वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, चलते हैं। आगे हमारा मिक्सिंग रेशियो, मिक्सिंग रेशियो क्या है, डब्ल्यू, तो मेजर है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, कि हवा में कितना वाटर वेपर है उसका मेजर है, इट डिफाइंड कैसे किया जाता है, द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, टू द मास ऑफ ड्राई एयर इन दैट सेम वॉल्यूम, कि उस सेम वॉल्यूम ऑफ एयर में कितना मास है वाटर वेपर का, ठीक है, और उनके और टू द मास ऑफ ड्राई एयर, ठीक है, इन दैट सेम वॉल्यूम, उसमें ड्राई एयर का कितना और वाटर वेपर कितना, उन दोनों का रेशियो हमारा मिक्सिंग रेशियो कहलाता है, तो W इक्वल टू मास ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई एयर, टिपिकली एक्सप्रेस होता है ग्राम ऑफ वाटर वेपर
पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर में, ग्राम पर किलोग्राम। समटाइम्स किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर पर किलोग्राम ऑफ करते हैं जब बहुत ज्यादा होता है, तो कभी कोई पार्ट्स मिलियन बाई मास भी करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन बाई मास। इसका की कैरेक्टरिस्टिक क्या है मिक्सिंग रेशियो का? ये कंजर्व क्वांटिटी अनसैचुरेटेड में। मिक्सिंग रेशियो ऑफ एन एयर पार्सल रिमेन्स कांस्टेंट एज लॉन्ग एज नो वाटर वेपर इज एडेड और रिमूव फ्रॉम इट। मिक्सिंग रेशियो किसी एयर पार्सल का सेम रहेगा जब तक उसमें कोई वाटर वेपर डाल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि सपोज मिक्सर और मिक्सर का हमने क्या पढ़ा, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, मास ऑफ वाटर वेपर, मतलब मास ऑफ वाटर वेपर अगर चेंज नहीं हो रहा है, कोई एयर पार्सल है उसमें मास ऑफ वाटर वेपर सेम है, तो उसका मिक्सिंग रेशियो भी सेम आएगा, ठीक है। इवन इफ द एयर पार्सल एक्सपेंड्स और कंप्रेस ड्यू टू चेंजेस इन प्रेशर और टेम्परेचर, एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स अनसैचुरेटेड डजंट अंडरगो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन। कि इसमें ये अनसैचुरेटेड रहता है, मतलब 100% नहीं पहुंचा है वाटर वेपर, तब तक ये इसमें मिक्सिंग रेशियो में जो रहता है, मिक्सिंग रेशियो वो एयर पार्सल का सेम रहता है। अगर कोई बाहर से वाटर वेपर उसमें ऐड या उसमें से निकाल नहीं रहे हैं बाहर, या इसमें से कोई ऐड नहीं कर रहे हैं, अगर ये 100% सेचुरेशन पे नहीं पहुंचा वाटर वेपर, मतलब जितना जगह में सारा भर नहीं गया है, ठीक है, वो कंडेंसेशन या इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, तो वो ठीक है अनसेचुरेटेड रहता है। उसको बोलते हैं, जब ऐसा कुछ नहीं होता उसको अनसेचुरेटेड बोलते हैं। जब 100% वाटर वेपर हो जाता है उसको बोलते हैं सेचुरेटेड एयर। तो जब तक अनसेचुरेटेड रहता है, ठीक है, तो उसका चेंज हो प्रेशर में, टेम्परेचर में, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे मिक्सिंग रेशियो पे दिस मेक्स वेरी यूजफुल वेरिएबल इन एटमॉस्फेरिक थर्मोडायनेमिक्स एंड फॉर ट्रेसिंग द एयर पार्सल मूवमेंट। तो इसका हेल्प कहाँ करता है एयर पार्सल मूवमेंट से। डायरेक्ट मेजर ऑफ वाटर वेपर कंटेंट। डायरेक्ट मेजर क्या है? अनलाइक ह्यूमिडिटी व्हिच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, द मिक्सिंग रेशियो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर रिलेटिव टू ड्राई एयर, ठीक है। तो जो मिक्सिंग रेशियो है वो हमारा डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एयर में रिलेटेड टू ड्राई एयर मास। फिर फिर है सेचुरेशन मिक्सिंग रेशियो। सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट ए गिवन मास ऑफ ड्राई एयर कैन होल्ड एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये अब सिंपल सी बात है क्या कि ये हो गया ड्राई, एक ड्राई, ठीक है, एयर, गिवन मास ऑफ ड्राई एयर है, और इसमें है कि भाई मैक्सिमम इतना ही वाटर वेपर जा सकता है, जो भी यूनिट हो, ये 10 ग्राम जा सकता है, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। और एक प्रेशर हो गया, प्रेशर जो भी ले ले, मतलब 1 ATM ले ले, ठीक है, 1 एटमोसफेयर ले ले, तो इससे जो हमारे सी लेवल पे एटमोस्फियर प्रेशर उस पे है, ठीक है, 10 ग्राम ही जा सकता है कि एयर पार्सल है, 25 डिग्री टेम्परेचर उस एयर पार्सल का, तो उसमें क्या है कि मैक्सिमम जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर उसमें रह सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द मिक्सिंग रेशियो व्हेन द एयर इज सैचुरेटेड, जब सैचुरेटेड हो, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है 100%। इफ मोर वाटर वेपर वेर एडेड टू सैचुरेटेड एयर, और इफ सैचुरेटेड एयर और ठंडा किया जाएगा तो कंडेंसेशन होने लगेगा। अब इसमें अगर थोड़ा भी वाटर वेपर ज्यादा डाले तो अब क्या होगा, पानी बनना, कंडेंस होना शुरू हो जाएगा वाटर वेपर, ठीक है। या फिर इसको और थोड़ा ठंडा करेंगे तो स्पेस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एयर पार्सल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ठंडा करने पे, तो इसमें स्पेस कम हो जाएगा। तो पहले 100 के लिए जगह था, अब कितना बचा, सपोज 99 के लिए जगह हो गया, तो एक जो है वो बनना शुरू हो जाएगा, वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, चलता है, फॉर्म चेंज होने लगेगा, वो एयर से वो कूल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कंडेंसर से मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड या सॉलिड, डिपेंड्स। इसका फॉर्मूला क्या है? सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो प्राइमरी है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड टू ए लेसर एक्सटेंट प्रेशर। इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग सैचुरेशन वेपर प्रेशर। तो इसका क्या होता है? तो सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो इक्वल्स टू, ठीक है, सैचुरेशन मिक्सिंग एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, वो है रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ वाटर वेपर टू द मोलर मास ऑफ ड्राई एयर। वो लगभग 0.622 होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, 0.622। ये न्यूमेरिकल जब अगर आ गया तो ये काम आएगा, 0.622 होता है, ठीक है। वो मोलर मास ऑफ वाटर वेपर टू द मोलर मास ऑफ ड्राई एयर, ये लगभग इतना ही आता है, 0.622 इंटू क्या, सैचुरेशन वेपर प्रेशर ओवर अ प्लेन सरफेस ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस सैचुरेशन वेपर प्रेशर ओवर ए प्लेन सरफेस। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, इससे हमारा मिक्सिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। सैचुरेशन जो मिक्सिंग रेशियो उसका और भी कहीं है, आर एस से आर एस निकालना है तो एक्चुअल मिक्सिंग रेशियो, ठीक है, W डिवाइडेड बाई सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो इंटू 100 करने से हमारा ह्यूमिडिटी आ जाएगा। फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, ठीक है, तो यहाँ पे भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रिलेशन से मिक्सिंग रेशियो डिवाइडेड बाई सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो इंटू 100। सैचुरेशन मतलब कि 100%
ठीक है, 100% वैल्यू कितना है। तो बस बात है, हमने क्या पढ़ा था कि 100% कितना वो कर सकते, तो वो कितना 100% सैचुरेटेड, वो ऊपर में एक्चुअल में कितना इंटू 100, वही बात आ गया ना कि 100% कैपेसिटी कितना है। हम लोग क्या पढ़ा था कि कैपेसिटी कितना वाटर वेपर का, मैक्सिमम कैपेसिटी और कितना है, तो बात वही आ गया कि सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो का है कि कितना है, सॉरी मिक्सिंग रेशियो कितना है कि कितना वाटर वेपर उसमें है प्रेजेंट और ड्राई एयर उसके बीच का रेशियो, और यहाँ पे क्या आ गया कि मैक्सिमम कितना है, ठीक है, वो आ गया। तो वो सेम बात हो गई, बस ये है मिक्सिंग रेशियो के केस में। तो यहाँ पे हो जाएगा मिक्सिंग रेशियो बाय सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो इंटू 100, ये हमारा इससे भी निकाल सकते हैं। ये सब ये जो है इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, ये सब काम आ सकता है। उसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टरिस्टिक इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसी से स्टेटमेंट वाले सवाल बनते हैं कि इसमें से कौन से सही है कौन सा गलत है, ठीक है, एबीसी सही है बीसी सही है, तो इसी से बनते हैं। The saturation mixing ratio increases rapidly with increasing temperature. जो saturation mixing ratio है वो तेजी से बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने का, वहाँ में has much greater capacity to hold water vapor than cold air। वही सेम बात, तो एक 1 होगा तो हवा एक्सपेंड करेगा तो अब ज़्यादा जगह हो गया वाटर वेपर की, ठीक है, तो उसके क्या होगा मिक्स सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ठीक है। Inverse pressure dependence, for a given temperature the saturation mixing ratio slightly increases with decreasing pressure, ठीक है, however the effect of temperature is much more dominant। तो इसमें मेनली टेम्परेचर का है, वैसे क्या होता है कि हल्का सा इंक्रीज होता है तो प्रेशर डिक्रीज करता है, ठीक है, जो सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो स्लाइटली इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग, जो प्रेशर डिक्रीज करता है तो मिक्सिंग रेशियो जो है हल्का सा डिक्रीज करता है, बट मोस्टली वो एयर पास से जब ऊपर राइज कर रहा था ना तब होता है, लेकिन इसमें मोस्टली जो हमारा सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो वो है टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्रिटिकल फॉर क्लाउड फॉर्मेशन कैसे, the actual mixing ratio of an air passes equals to its saturation mixing ratio for its current temperature and pressure, then the air is saturated or condensation can begin if condensation nuclei is present, ठीक है, कि क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है तब जब एक्चुअल मिक्सिंग रेशियो ऑफ एयर पार्सल उसके सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो जो मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना हो गया है, तो एक्चुअल मिक्सिंग रेशियो एयर पार्सल का मतलब उस जो टेम्परेचर है जिस पे नापा जा रहा है और प्रेशर पे, तो वहां पे अब वो एयर सैचुरेट हो गया पूरी तरह से, अब क्या होगा, अब क्लाउड बनना शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। कंडेंसेशन होने के लिए खास बात क्या है कि वहां पे कंडेंसेशन न्यूक्लियाई मतलब कोई डर्ट या सॉल्ट पार्टिकल होना चाहिए जिसके चारों तरफ ये जो वाटर मॉलिक्यूल से अपने आप को जोड़ पाए, कुछ जोड़ पाए, ठीक है, चलते हैं। ये सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो है टीसी लेवल प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो ये दिया हुआ, ठीक है, तो ये हम देख लेंगे, कुछ कुछ वैल्यू को अच्छे से देख लेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मोटा मोटी दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट हमारा वेपर प्रेशर, ठीक है, हमारा वेपर वेपर प्रेशर आ गया। वेपर प्रेशर क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर exerted बाय वाटर वेपर इन द एयर, टिपिकली मेजर्ड इन हेक्टोपास्कल्स और मिलीबार। वेपर प्रेशर पे क्या है, पार्शियल प्रेशर है exerted बाय वाटर वेपर इन द एयर, टिपिकली किस चीज में मेजर करते हैं, हेक्टोपास्कल में, मिलीबार में। तो पार्शियल वेपर कौन एजेक्ट करता है, वाटर वेपर इन द एयर में। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, यूजिंग मिक्सी रेशियो अगर करें तो P इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 0.62 प्लस डब्ल्यू, ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर। P क्या है यहाँ पे, टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डब्ल्यू क्या है हमारा मिक्सिंग रेशियो, 0.6622 क्या है, तो हमें पढ़े थे कि रेशियो है मोलर मास का एयर का और वेट एयर का, प्लस डब्ल्यू क्या है, तो डब्ल्यू हमारा मिक्सिंग रेशियो का। तो वेपर प्रेशर क्या डायरेक्टली रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एयर एंड इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस। ये जो वेपर है वो कितना प्रेशर लगा रहा है वो, ठीक है, तो वेपर प्रेशर इन इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ वेपर एबव इट्स लिक्विड और सॉलिड, ठीक है। एक्टिव इक्विलिब्रियम द इवेपोरेशन रेट इक्वल्स कंडेंसेशन, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है जितना उड़ के जा रहा है इवेपोरेट हो रहा है उतना ही कंडेंस होकर नीचे आ जा रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स इन वेपर फेज कोलाइड विद द वॉल्स एंड लीड ऑफ कंटेनर कॉजिंग प्रेशर। मॉलिक्यूल जो वाटर वेपर के होते हैं वो वेपर फेज में क्या होता है, वो इससे टकराएंगे, इससे लीड जैसे सपोज एक सिस्टम है जो क्लोज है, इससे टकराएंगे और टकराने क्या होगा, प्रेशर और बढ़ेगा, ठीक है। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन अकर्स एट द लिक्विड सरफेस, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, वो लिक्विड सरफेस होता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड इंक्रीजेज वेपर, टेम्परेचर अगर नीचे से हम बढ़ा दें तो ये इवेपोरेशन तेजी से हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कंडेंसेशन
सेम रेट से होगा। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। क्यों? कंडेंसेशन फास्ट हो रहा है, ठीक है, सॉरी इवेपोरेशन फास्ट हो रहा है, लेकिन कंडेंसेशन उतना फास्ट नहीं हो रहा है। अब क्या होगा कि प्रेशर इस कारण से बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा यहाँ पे वेपर जो मॉलिक्यूल्स हो गए जो कि वेपर फेज में, वो यहाँ पे ज्यादा हो जाएंगे। उसके कारण से वॉल पे, ढक्कन पे वेपर प्रेशर ज्यादा लगने लगेगा। उसके बाद इसमें भी आता है सैचुरेशन वेपर प्रेशर। saturation vapor pressure. The saturation vapor pressure is the pressure at which a vapor is in thermodynamic equilibrium with the condensed phase, liquid or solid, at a even temperature. In similar terms, it's the maximum pressure that a vapor can exert at a specific temperature before it starts to condense. At this point, the rate of evaporation of the liquid or sublimation of solid is equal to the rate of condensation or deposition of the vapor. ये saturation वाटर वेपर जितना वाटर वेपर, तो वेपर प्रेशर इक्वल टू सैचुरेशन वेपर प्रेशर, मतलब जितना कंडेंस हो रहा है उतना इवेपोरेट हो रहा है, तो ये हमारा क्या होता है? सैचुरेशन वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। वही इक्विलिब्रियम वाला मोस्टली, तो जो इक्विलिब्रियम में रहता है उसको बोलते हैं सैचुरेशन वेपर प्रेशर। इसका कुछ की स्पेक्स है। इक्विलिब्रियम saturation vapor pressure represents the state of dynamic equilibrium between the vapor and the gas condensed phase. Temperature dependent saturation vapor pressure substances increases with temperature. This is because higher temperature more molecules have enough kinetic energy to escape into the vapor phase. saturation vapor phase pressure, ठीक है, सब्सटेंस इंक्रीज करेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। नेचर ऑफ सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट सम टेम्परेचर ड्यू टू वेरिएशन इन इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स, कोई सब्सटेंस का वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स है तो उनका हायर वेपर प्रेशर होगा, जिसका कम है, मजबूत है, तो उनका लो वेपर प्रेशर होगा। बॉइलिंग पॉइंट, एंड लिक्विड बॉइल्स व्हेन इट्स सैचुरेशन वेपर प्रेशर इक्वल्स टू सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब दोनों हो जाता है सेम तो बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा। For every 10 increase in temperature, 10 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीज करता है, the amount of water vapor needed for saturation double. हर 10 डिग्री इंक्रीज टेम्परेचर का अगर एयर पार्सल का एयर का टेम्परेचर हो रहा है तो जितना वाटर वेपर चाहिए इसे सैचुरेशन पहुंचने के लिए, ठीक है, वो डबल हो जाता है। अब क्या है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमिडिटी, relative RH and saturation vapor pressure. So relative humidity defined as the ratio of actual water vapor pressure, water vapor and in the air to the saturation vapor pressure at a given temperature expressed at percentage. Actual water vapor pressure divided by saturation vapor pressure into 100%. तो ये है रिलेशन। Actual vapor pressure, so this is partial pressure exerted by water vapor molecules currently present in the air. It indicates the actual amount of moisture in the air. Actual vapor pressure क्या है? कि जितना रियलिटी में है वेपर और उतना जो प्रेशर वो एग्जर्ट कर रहा है पार्शियल प्रेशर, ठीक है, एयर में। सैचुरेशन क्या है कि मैक्सिमम प्रेशर दैट वाटर वेपर कैन एग्जर्ट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर व्हेन द एयर इज सैचुरेटेड। जब एयर सैचुरेटेड है मतलब इसमें 100% वाटर वेपर है, ठीक है, और उस समय जितना वो मैक्सिमम प्रेशर, उस समय जितना प्रेशर लगा सकता है वन वेपर, वाटर वेपर, ठीक है, जब एयर सैचुरेटेड हो तो उसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन वेपर प्रेशर। एक्चुअल में क्या है कि जितना भी है वेपर जो और जितना है वायु उतने हिसाब से अपना प्रेशर लगा पा रहा है एयर में वो, ठीक है, तो उसको डिवाइडेड बाई जितना वो मैक्सिमम लगा सकता है इनटू 100। इट रिप्रेजेंट्स द एयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर एट दैट टेम्परेचर। द सैचुरेशन वेपर प्रेशर इज रियली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। वार्मर एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर, दस हाइयर सैचुरेशन वेपर प्रेशर, उसमें सैचुरेशन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो क्योंकि वो वार्म जो एयर होता है वो ज्यादा वाटर वेपर को स्टोर कर सकता है। अब वेपर प्रेशर के बाद चलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द टेम्परेचर टू विच एयर मस्ट बी कूल्ड, टेम्परेचर टू विच एयर मस्ट बी कूल्ड एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वाटर वेपर कंटेंट ऑफ ए सैचुरेशन टू अकर, ठीक है, दैट इज आर बिकम 100%। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का एक टेम्परेचर जहाँ पे जिस लेवल तक एयर हवा को ठंडा करना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर और, ठीक है, कांस्टेंट वाटर वेपर उसमें रहना चाहिए कंटेंट में अगर एयर पार्सल, और सैचुरेशन टू कर मतलब कि टेम्परेचर हम घटा दिए। ये एयर पार्सल है, सपोज ये एयर पार्सल है, ठीक है, इसके अंदर वाटर वेपर है, ठीक से ना निकाल रहे हैं वाटर वेपर ना हम बाहर कर रहे हैं, ठीक है, और टेम्परेचर हम घटाए जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं। ये तब तक घटा रहे हैं जब तक ये घटते घटते, ठीक है, स्पेस घटते जाएगा, ये और कॉन्टेक्ट होते जाएगा, एयर पार्सल और कॉन्टेक्ट होते जाएगा, ये कॉन्टेक्ट हो गया, इतना हो गया। अब क्या है कि पूरा एकदम टाइटली पैक्ड हो गया, मतलब आर एच यहाँ पे 100% हो गया। जितना स्पेस था वाटर वेपर का सब भर गया, क्योंकि स्पेस घटते जा रहा है टेम्परेचर घटाने से, और प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे।
तो क्या हो गया ड्यू पॉइंट, अब क्या है कि 100% आरएच हो गया, तो वो 100% आरएच को क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अब इसका क्या है, इसमें अगर हम टेम्परेचर से नीचे गए, ठीक है, थोड़ा भी, मतलब इस टेम्परेचर पे समझिए कि ड्यू बनना हल्का शुरू हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसा है कि 100% हो गया अब इस टेम्परेचर पे। ठीक है, ये ड्यू पॉइंट, अब क्या होता है, यहाँ से क्लाउड, इस टेम्परेचर से क्लाउड बनना शुरू हो जाएगा, फॉग, ड्यू, ये सब बनना शुरू हो जाएगा। एट हायर ड्यू पॉइंट, ए हायर ड्यू पॉइंट इंडिकेट्स मोर मॉइस्चर इन देयर। अगर ड्यू पॉइंट हायर है, ज्यादा है, तो टेम्परेचर उस क्या है, उस एयर में मॉइस्चर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल ए ड्यू पॉइंट ऑफ 20 डिग्री फील्स मच मोर ह्यूमिड देन द ड्यू पॉइंट ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिगार्डलेस ऑफ एक्चुअल एयर टेम्परेचर। एक्चुअल में एयर का टेम्परेचर क्या है उससे मतलब नहीं है, अगर 20 डिग्री पे अगर ड्यू पॉइंट है तो हवा ज्यादा ह्यूमिड लगेगा, क्यों, क्योंकि उसमें ज्यादा क्या है, मॉइस्चर है। ठीक है, और जो 10 डिग्री पे हो जा रहा है तो उसमें मॉइस्चर कम है, उससे dew point provides a direct indication of moisture content in the air, as is very useful for predicting condensation, fog, frost formation. It also an excellent indicator of how comfortable the air will feel to humans. ठीक है, इसका इम्पैक्ट देखते हैं इकोसिस्टम पे क्या है। तो प्लांट का ट्रांसपिरेशन पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर का, जब एम्बिएंट टेम्परेचर अप्रोचेज द ड्यू पॉइंट, द वेपर प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लीफ स्टोमाटा और एटमॉस्फेयर डिक्रीज किया जाता है, रिड्यूसिंग द ट्रांसपिरेशन रेट। प्लांट में क्लोज स्टोमाटा टू कंजर्व वाटर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब एम्बिएंट टेम्परेचर ड्यू पॉइंट पे हो जाता है, जब आसपास का, तो जो वेपर ग्रेडियंट, जो वेपर प्रेशर ग्रेडियंट है लीफ स्टोमाटा और एटमॉस्फेयर का, वो डिक्रीज कर जाता है। उसके कारण क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो स्टोमाटा होते हैं वो अपने आप को क्लोज कर देते हैं ताकि अपने वाटर को कंजर्व कर सके। इधर ड्यू पॉइंट, ड्यू फॉर्मेशन एरिड इन्वायरमेंट में क्या होता है, ड्यू कैन कंट्रीब्यूट टू 30 to 40% ऑफ प्लांट वाटर अपटेक इन नेगेटिव डेजर्ट। फॉर एग्जांपल सर्टेन प्लांट्स हैव अडॉप्टेड स्पेशल सरफेस स्ट्रक्चर टू कैप्चर ड्यू efficiently। कि रात को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पहुंचा तो थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है हवा में, वो ड्यू बना, तो उसके लिए वो स्पेशली अडेप्टेड है प्लांट्स। ठीक है, तो उस मॉइस्चर को अपना कंट्रोल कर, इसलिए मोस्ट ऑफ द नॉकटर्नल लाइफ डेजर्ट्स में एक्टिव होते हैं रात को। फिर ये फंगल डिजीज, तो लीफ टेम्परेचर फॉल्स बिलो ड्यू पॉइंट। ठीक है, लीफ का टेम्परेचर है ड्यू पॉइंट से नीचे चला गया, कंडेंसेशन फॉर्म्स ऑन ए प्लांट सरफेस। ठीक है, मैनी फंगल पैथोजन रिक्वायर फ्री वाटर टू जर्मिनेट एंड इन्फेक्ट। इसी कारण से भी जैसे एप्पल स्कैब इन्फेक्शन होता है, रिक्वायर 9 आवर्स ऑफ लीफ वेटनेस एट 17 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके कारण से भी ये फंगल डिजीज हो जाता है। अब यहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दिया है, एक जनरल परसेप्शन ऑफ कंफर्ट मॉइस्चरेबल है। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल वेदर इन्वायरमेंटल इम्प्लीकेशन है इसके, जैसे कि अगर 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, मतलब इतने टेम्परेचर पे 100% ह्यूमिडिटी, मतलब आर एच 100% हो जा रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, आर एच हमेशा याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, मतलब जितना स्टोर कर सकता है उसके कंपेरिजन में, वो जो एयर है वो जितना स्टोर कर सकता है उसके कंपेरिजन में वाटर वेपर 100% आ गया। जितना जगह है उतना भर गया, वो होता है आर एच। एक्चुअल से मतलब नहीं है, एक्चुअल के लिए हम क्या देते हैं, एब्सोल्यूट। तो इसमें ड्राई, मतलब एयर फील्स ड्राई, टेम्परेचर कूल्स टू दिस रेंज, फर्स्ट इज पॉसिबल। सपोज 19 to 21 डिग्री, तो मर्की और अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि एयर फील्स दिस थिंग्स ह्यूमिड एंड स्टिकी, अनकंफर्टेबल फॉर मैनी, स्पेशली विथ वार्म टेम्परेचर। इवेपोरेशन इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस पोटेंशियल फॉर आफ्टरनून थंडरस्टॉर्म इफ द कंडीशंस आर मेट। ठीक है, तो क्या होता है ना कि कई बार क्या होता है कि हमारा जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, मतलब 100% आ रहा है, तभी आप देखोगे कि जब जब बहुत ज्यादा नमी रहता है ना, खासकर समुद्र वाले एरिया में गया होंगे, तो बहुत ज्यादा वहाँ पे रहता है नमी, मॉइस्चर बहुत रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बहुत कम होता है कंपेरिजन टू वैसे रीजन में जहाँ पे ठंडा क्लाइमेट है, जैसे हिमालय रीजन, उसके कंपेरिजन में। एक तो वहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है, ठीक है, प्लस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमारा कम है क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा होने के कारण। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमें बहुत ही अजीब सा फील होता है, एकदम चिपचिपा सा और अनकंफर्टेबल लगता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो मगी सा फील होता है, मगी मगी से। वो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि जो हमारे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एक तो वो कम है, कम होने से क्या है कि हमारा आर एच बहुत, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। ठीक है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी कम है, इस कारण से क्या होता है, हमें मगी फील होता है, अनकंफर्ट चिपचिपा सा। लेकिन यही सेम अगर चल जाए हिमालय में, तो वहाँ भी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या, वहाँ पे कम, सॉरी, ज्यादा है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, कहाँ पे है, कम है, कम के साथ साथ वहाँ मॉइस्चर भी कम है। तो
अमाउंट ऑफ मॉइस्चर भी कम है तो वहां पे हमें ड्राई ड्राई फील होता है, ठीक है, मगी फ्लड नहीं होता। नेक्स्ट, तो ये है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, कि एयर कूल टू वेयर इट बिकम सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। तो ये हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, ये वाटर वेपर है, ये हमारा सैचुरेशन है, ये ग्राफ, ये हमारा वाटर वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये फ्रॉस्ट पॉइंट 0 डिग्री से नीचे फ्रॉस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है हमारा ड्यू पॉइंट भी इंक्रीज, जैसे इस टेम्परेचर पे यहीं पे ड्यू पॉइंट है, ठीक है, इस वेपर प्रेशर पे। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ गया तो ड्यू पॉइंट भी ज़्यादा हो गया। क्यों क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि उसका एयर का जो पार्टिकल था, एयर का कैपेसिटी ज़्यादा हो, ठीक है। उसके अंत से क्या हो, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि ज़्यादा वेपर होगा तो ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, तो सेम, ठीक। चलते हैं, अब मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो ह्यूमिडिटी का मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट करता है उसका नाम है हाइग्रोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, साइक्रोमीटर भी होता है, वो ड्राई, दो थर्मोमीटर होते हैं, ड्राई बल्ब थर्मोमीटर मेजर्स एयर टेम्परेचर एंड वेट बल्ब थर्मामीटर होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, वेट वीक लगाता है, इवेपोरेशन ऑफ वीक कूल्स द वेट बल्ब, द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, is used with hygrochromatic charts able to determine relative humidity and dew point। तो ये होता है साइक्रोमीटर में। फिर हेयर हाइग्रोमीटर्स भी यूज होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक हाइग्रोमीटर्स भी यूज होते हैं। ये सब एज फॉलोइंग इस तरह के आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा रेडिएशन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे, रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या बोलते हैं, रेफर्स टू इमिशन और ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और पार्टिकल्स। द प्राइमरी सोर्स क्या है रेडिएशन का, अर्थ पे तो वो है सन, और अर्थ का क्या, टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशन। जो सन से आता है वो शॉर्ट वेव है, और जो जाता है वो लॉन्ग वेव। द एनर्जी बैलेंस है फंडामेंटल, और जो बैलेंस है इन दोनों के बीच में वो फंडामेंटल है, किसकी, अर्थ के क्लाइमेटिक सिस्टम के लिए। अब रेडिएशन कौन कौन सा होता है, तो एक होता है शॉर्ट वेव रेडिएशन, फुल रेडिएशन जो अर्थ की तरफ से आता है, फिर एनर्जी सन भी मीट करता है। तो ये होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ होते हैं, लेकिन मोस्टली शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है। इसमें क्या होता है, यूवी होता है, ठीक है, शॉर्ट वेव होता है, बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है, हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। फिर विजुअल लाइट होता है जो कि 400 टू 700 नैनोमीटर्स होते हैं, जो कि ह्यूमन आई जिसको देख सकते हैं, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फिर आईआर होता है, इंफ्रा रेडिएशन, ये लॉन्गर वेवलेंथ है, विजुअल लाइट है, ठीक है, ये हीटिंग को कंट्रीब्यूट करता है, ये 700 टू नैनोमीटर से 3000 नैनोमीटर होता है। फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन या इंफ्रा रेडिएशन, जो अर्थ एनर्जी इमिट करता है, ठीक है, ठीक है, अर्थ सरफेस से और एटमोस्फेयर से स्पेस के। ये प्राइमली इंफ्रारेड पार्ट होता है, ठीक है, 3 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक, विथ पीक इमिशन टिपिकली अराउंड 10 माइक्रोमीटर फॉर अर्थ एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हमारा है, तो यहाँ से जो हमारा था वो है सोलर रेडिएशन, ये शॉर्ट वेव में आता है, ठीक है। यहाँ से आया बीम रेडिएशन इसको बोलते हैं, और डिफ्यूज रेडिएशन मतलब क्लाउड से टकरा के डिफ्यूज हो गया, ये हो गया, यहाँ से जो वापस रिफ्लेक्ट हो गया, ये एल्विडो के कारण रिफ्लेक्ट हो गया। फिर स्कैटर्ड हो गया, ठीक है, मियर स्कैटर होता है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। कुछ ऑब्जर्व हो गया, फिर वहां से डिफ्यूज होकर डिफ्यूज रेडिएशन, ठीक, यहाँ से कुछ कुछ रिफ्लेक्ट हो गया तो अल्विडो हो गया, ठीक। तो ये है हमारा क्या, सोलर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। 5% का हमारा क्या जो आता है सन से, वो किस में है, 300 to 400 नैनोमीटर, वो है अल्ट्रा वायलेट। 43% जो है वो है विजुअल में, और 52% जो टोटल एनर्जी है वो है किसमें, नियर इंफ्रा रेड में, जो सन से आता है उसकी बात है, ठीक है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो आता है, ठीक है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन जो है एक क्वांटम ऑफ लाइट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस वेवलेंथ, ठीक है। इसमें मतलब एनर्जी इक्वल टू लेमडा एच सी, ठीक है, इसमें एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, लेमडा है वेवलेंथ है, ठीक है, और सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट। तो शॉर्टर वेवलेंथ में ज्यादा एनर्जी होता है। तो शॉर्टर वेवलेंथ किसका है, तो वो हमारे यूवी का शॉर्टर वेवलेंथ है, ठीक है। अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे, तो इसका शॉर्टर वेवलेंथ, तो इसमें क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है,
ठीक है, 100 to 400 नैनोमीटर हाई एनर्जी मीडियम। इसमें क्या यूवीसी, इस पे सवाल आ चुके हैं एबीसी। यूवीसी क्या होता है, 100 से 280 नैनोमीटर। ये ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, पोटेंशियली हार्मफुल होते हैं, ऑलमोस्ट इंटायरली ऑब्जर्व कर दिए जाते हैं ऑक्सीजन ओजोन के द्वारा स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, ये सरफेस पे नहीं पहुंचते जल्दी। यूवी बी है, ये उसके बाद 280 to 350 नैनोमीटर, पार्शली ऑब्जर्व बाय ओजोन लेयर रीचेस सरफेस, रिस्पांसिबल फॉर सनबर्न, सन स्किन कैंसर, विटामिन डी सिंथेसिस, आल्सो इफेक्ट प्लांट एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। फिर यूवी ए है, ये लिस्ट एनर्जेटिक है यूवी बैंड में, लेस इफेक्टिवली ऑब्जर्व बाय ओजोन, ये डीपर इनटू स्किन में पेनिट्रेट करते हैं, कंट्रीब्यूटिंग टू एजिंग स्किन कैंसर। ठीक है, तो इस पे ये सवाल आ चुके हैं। अगर आप पीवाईक्यू वाला देखेंगे तो उसमें फर्स्ट यूनिट में ये मैंने डिस्कस किया, ये पीवाईक्यू को इसका आया था पीवाईक्यू, तो वहाँ भी इस बारे में डिस्कस किया। उसके बाद है विजुअल लाइट का, ये 400 नैनोमीटर 700 नैनोमीटर वो वेवलेंथ है जो ह्यूमन आई को डिटेक्टेबल है। ये यूवीसी हमें यूवी क्या बोलते हैं, यूवी दिखता है नहीं, इंफ्रारेड दिखता नहीं, इंफ्रारेड सिर्फ फील होगा, यूवी भी फील होगा। ये बट में दिखता है, इसमें वायलेट है, फिर ब्लू है, वायलेट 450 है, 450 है, ब्लू है, फिर ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। ठीक है, दिस पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम कंटेनिंग द पीक एनर्जी आउटपुट फ्रॉम द सन, ठीक है, विच इज ब्लू एंड ग्रीन लाइट। उसके आगे का नियर इंफ्रारेड 700 to 2500 नैनोमीटर या फिर 0.7 माइक्रोमीटर से 2.5 माइक्रोमीटर है। तो पार्ट ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम कैरी सिग्निफिकेंट हीट, इसको हम वार्म्थ के रूप में जब धूप में डालते हैं ना, तो इंफ्रारेड जो आता है उसी कारण से गर्मी लगता है। ठीक है, फॉर्मूलाज एंड लॉज। तो अब कौन कौन से फॉर्मूला देखे, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये डिस्क्राइब करता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी, अ परफेक्ट इमिटर एंड ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएशन पर यूनिट सरफेस एरिया। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ब्लैक बॉडी है, वो जितना ऑब्जर्व करता है, जब उसमें लाइट आता है ऑब्जर्व करता है और उतना ही वो इमिट कर देता है। ठीक है, एक परफेक्ट इमिटर ऑब्जर्वर है, वो पर यूनिट सरफेस एरिया पर जितना करता है उसको ये डिस्क्राइब करता है कि कितना ऑब्जर्व करेगा, कितना इमिट करेगा। ठीक, टोटल अमाउंट रेडिएट करेगा कितना, तो उसमें ई इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा T⁴। तो ई क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, वाट्स पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, सिग्मा क्या है इसमें, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये याद कर लेना है। ये क्या था, 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर केल्विन। इसके बाद टेम्परेचर क्या है, ठीक है, तो टेम्परेचर हमारा आएगा केल्विन में, टू पावर 4, रेज टू द पावर 4। तो ये है हमारा। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या कहता है कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू T⁴, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू T⁴। दिस लॉ अप्लाई बोथ सन एंड अर्थ। ठीक है, क्योंकि दोनों अप्रोक्स ब्लैक बॉडीज की तरह ही काम करते हैं। द मच हायर टेम्परेचर ऑफ सन मीन्स इट इमिट्स vastly more energy and at shorter wavelength than earth। ठीक है, तो ये इस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के थ्रू ये प्रूफ होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का ग्राफ। ठीक है, ये वेवलेंथ है, ये पावर डेंसिटी है। जैसे जैसे वेवलेंथ हमारा बढ़ते जाता है, ठीक है, पावर डेंसिटी कम होते जाता है, मतलब शॉर्टर द वेवलेंथ पावर डेंसिटी उतना ही ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है, इस सब पे पीआईक्यू आ चुका है, ध्यान रखना, फिर से आ सकता है इधर। रिलेट्स टू पीक वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन बाय ए ब्लैक बॉडी टू इट्स टेम्परेचर। ये किसी से रिलेट करता है, पीक वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन बाय ए ब्लैक बॉडी टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है, तो लेम्डा मैक्स इक्वल टू वी बाई टी। तो वी क्या है यहाँ पे, वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर केल्विन में। तो ये भी याद रखें, कितना है उसका वैल्यू, 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, केल्विन। तो ये सब हमें याद रखना है। ठीक है, ये हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, ये रिलेट करता है पीक वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन बाय ब्लैक बॉडी टू इस टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर और कितना वेवलेंथ पीक करेगा उस बॉडी द्वारा, एक ब्लैक बॉडी द्वारा। ठीक है, तो वो है डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इसका निकालने के लिए होता है मैक्सिमम द लेम्डा मैक्स इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम इमिशन। ठीक है, तो दिस लॉ एक्सप्लेन व्हाई सन around 5800 Kelvin emits mostly visible light, ठीक है, while Earth around 288 Kelvin emits primarily infrared light।
कि क्यों इतने टेम्परेचर पे वो सिर्फ इन्फाइट करता है और उतने टेम्परेचर को विजिबल लाइट करता है, वो इस लॉ के द्वारा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, वेवलेंथ एट विच ए ब्लैक बॉडी emits रेडिएशन विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इस टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट करेगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी। ठीक है, जैसे ये वेवलेंथ वेवलेंथ ज्यादा हो गया, बढ़ते जा रहा है, तो हमारा जो स्पेक्ट्रल रेडियंस है, ठीक है, इंटेंसिटी है, वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो हमारा इंटेंसिटी, वेवलेंथ कम हो गया तो हमारा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है रेडिएशन का, वो क्या ज्यादा है ना। तो यही फिर देखा इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स डिक्रीजेस विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, तब इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by d स्क्वायर, डी क्या डिस्टेंस। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई प्लैनेट्स फार्दर फ्रॉम द सन रिसीव लेस एनर्जी। तो ये इनवर्स का, यहाँ सोर्स एनर्जी आ रहा था, यहाँ पे आया एरिया 1:1 का है, यहाँ पे 1 by हम 1 स्क्वायर, फिर डिस्टेंस आ गया 2, तो 2 में अब हम 2 स्क्वायर, एनर्जी उतना ही है लेकिन अब इसी इतना ही एनर्जी, ठीक है, वो आया, बाकी नहीं मिला। तो ऐसे करके कि इंटेंसिटी घटते जा रहा है, तो ये जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है तो उसके इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, स्क्वायर टू द डिस्टेंस। ठीक है, इसलिए दूर के जो स्टैंड्स है उनको कम एनर्जी मिलता है एनर्जी, और जो नजदीक है उनको ज्यादा मिलता है। करते हैं ठीक है, प्लैंक्स लॉ। तो ये फंडामेंटल लॉ है जो डिस्क्राइब करता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विथ स्पेसिफिक वेवलेंथ रेडिएटेड बाय ए ब्लैक बॉडी। क्योंकि एक थ्योरेटिकल परफेक्ट इमिटर एंड ऑब्जर्वर अगर कोई है, ब्लैक बॉडी एकदम थ्योरेटिकली परफेक्ट इन, ठीक है, वेवलेंथ ब्लैक बॉडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट ए गिवन टेम्परेचर, इट एसेंशियली गिव्स द शेप ऑफ a spectral curve for emitted radiation. Planck's law क्या कहता है, underpins our understanding why sun emits primarily shortwave radiation, earth emits longwave radiation, and how much energy is carried by different parts of their respective spectra. This is crucial for modeling greenhouse effect of Earth's energy balance. ठीक है, उसके बाद किरचॉफ लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन, किरचॉफ लॉ ऑफ थर्मल रेडिएशन, ये लॉ स्टेट करता है एन ऑब्जेक्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दिस लॉ स्टेट्स दैट फॉर एन ऑब्जेक्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई ऑब्जेक्ट, उसके लिए स्टेट करता है इट्स इमिसिविटी इज इक्वल टू ऑब्जर्विटी एट ए गिवन वेवलेंथ। वो बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जितना वो आ रहा है उतना ही उसके अंदर से जा रहा है, या फिर जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। दिस मीन्स कि गुड ऑब्जर्वर ऑफ रेडिएशन एट अ पार्टिकुलर वेवलेंथ इज आल्सो ए गुड इमिटर ऑफ रेडिएशन एट द सेम लेंथ। अगर एक अच्छा ऑब्जेक्ट है जो कि गुड ऑब्जर्वर रेडिएशन के एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, तो सेम वेवलेंथ पे वो उतना ही अच्छा इमिटर है। जैसे डार्क सर्फेसेस है, asphalt है, डार्क सॉइल्स है, have higher observability for solar radiation, so they also have high emissivity for infrared radiation। ठीक है, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो एस्फाल्ट है, जो जिससे सड़क बनता है, और डार्क सॉइल है, वो सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि उनका अच्छा ऑब्जर्वेबिलिटी है। लेकिन सेम की जैसे ही वो सोलर रेडिएशन बंद हुआ, इनका इंफ्रा रेडिएशन भी उतना ही अच्छा है। ठीक है, कन्वर्सली जो शाइनी सरफेस है, जो जिसका लो ऑब्जर्वेबिलिटी है या हाई रिफ्लेक्टिविटी है, उनका जिसका एल्बेडो हाई है, वो क्या है, पुअर इमिटर्स भी हैं, वो उतना तेजी से ऑब्जर्व भी नहीं करते और उतना तेजी से रेडिएट भी नहीं करते। ठीक है, दिस इफेक्ट सरफेस टेम्परेचर एंड द एफिशिएंसी ऑफ रेडिएटिव कूलिंग। ये इफेक्ट करता है सरफेस टेम्परेचर और एफिशिएंसी ऑफ रेडिएटिव कूलिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो हमारा ना पुअर में किससे कह सकते हैं, लो ऑब्जर्विटी किसका है, तो वाटर का है, वो बहुत धीरे धीरे ऑब्जर्व करेगा, हाई ऑब्जर्विटी नहीं है, लेकिन वो इमिट भी उतना ही स्लो स्लो करता है, जितना धीरे धीरे ऑब्जर्व करेगा उतना ही स्लो स्लो। लैंड का क्या है, ये तुरंत ऑब्जर्व किए, वो सोर्स हटा तुरंत इंफ्रारेड रेडिएशन भी कर दिए। तो जिस ग्रीन हाउस गैसेज है वो गुड ऑब्जर्वर है इसके स्पेसिफिक इंफ्रारेड वेवलेंथ के, thus they also are also good emitter at those wavelengths, contributing to re-radiation of heat back to the surface। जैसे कि यहाँ से हीट गया, ग्रीन हाउस गैस ने ट्रांसफर कर लिया, सपोज ये सरफेस था, ध्यान रखते हैं ये सरफेस था, यहाँ से हीट गया, ये ग्रीन हाउस गैस है, इनको ट्रांसफर कर लिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि गुड ऑब्जर्वर है तो ये ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन क्या कि गुड इमिटर भी है साथ ही साथ, वो किरचॉफ लॉ करता है, तो वो क्या किया, उसको फिर से री रेडिएट करिए सरफेस से। तो इसके कारण क्या होगा, ओवरऑल जो इस एरिया का, ये जो पूरा सरफेस का एटमोसफेयर का टेम्परेचर का होगा, बढ़ गया। इसीलिए जीएचजी को समझना है कि ग्रीन हाउस गैसेज इस कारण से ज्यादा नुकसानदेह है।
ये किरचॉफ लॉ की बात की गई है। ठीक है, तो इसको जो साइंटिस्ट, इनका नाम था गुस्ताव किरचॉफ। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसी के आधार पर इन्होंने किरचॉफ लॉ लाया। ठीक है, स्टेट कर रहा है proportion of emissive and observing powers of any material object is constant at every wavelength in thermal equilibrium at the emissive power of the perfect bulk body at the wavelength and the temperature given its value। ठीक है, तो यही बात जो अभी पीछे थी। अब ये है कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज करते हैं। एक है प्रायनोमीटर, ये ग्लोबल सोलर रेडिएशन को डायरेक्ट प्लस डिफ्यूज को प्लेनर सरफेस पे टिपिकली वाट पर मीटर स्क्वायर में ऑब्जर्व करता है। ठीक है, फिर है हेरिलियोमीटर। हेरिलियोमीटर क्या करता है, डायरेक्ट बीम ऑफ सोलर इरेडियंस जो आता है उसको करता है, और वो डायरेक्टली सन की तरफ एम होना चाहिए। जैसे सन यहाँ पे है ना, तो हमारा मीटर एकदम एम होना चाहिए, यहाँ से आए एकदम डायरेक्ट पड़े। फिर अल्वीडोमीटर, ये अल्वीडो रिफ्लेक्टिविटी किसी सरफेस का नाम है। ये क्या यूज कर, टू प्राइनोमीटर यूज करते हैं, वन फेसिंग अप वन फेसिंग डाउन। उसके बाद है आई, ठीक है, पेरिजियोमीटर, तो मेजर्स डाउन वेलिंग एटमॉस्फेरिक लॉन्ग वेव रेडिएशन। फिर है नेट रेडियोमीटर, ये क्या कहते हैं, नेट रेडिएशन प्लस सम ऑफ ऑल इनकमिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन माइनस ऑल आउटगोइंग शॉर्ट वेव एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन। फिर जितना आ रहा है शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव रेडिएशन, उसमें से माइनस करेंगे, मतलब मेजर किए कि जो इनकमिंग शॉर्ट वेव आ रहा है लॉन्ग वेव आ रहा है, दोनों आ रहा है, ठीक है, उसको जोड़ लिए। फिर जितना शॉर्ट वेव जा रहा है और लॉन्ग वेव बाहर जा रहा है, दोनों को माइनस कर लिए। उसके बाद आ गया हमारा नेट रेडियोमीटर, ऐसे निकालते हैं। उसके बाद बात आ गया हमारा सोलर कांस्टेंट का। तो वो क्या, द एवरेज अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ऑन ए सरफेस परपेंडिकुलर टू द सन्स रे। ये कितना है वैल्यू इसका, 1361 वाट पर मीटर स्क्वायर। इस पे भी आ गया। ये वैरी करता है जब सोलर एक्टिविटी के साथ, खासकर सोलर साइकिल जो 11 ईयर्स में होता है उसके हिसाब से। इंसुलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग ए गिवन एरिया, ये वैरी करता है लैटिट्यूड, सीजन, जो अर्थ का टाइम ऑफ द डे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इसके हिसाब से। जब सन इमिट करता है 3.86 इंटू 10 टू पावर 26 वाट्स ऑफ पावर। एवरेज सोलर रेडिएशन रीचिंग अर्थ सरफेस कितना है ग्लोब पे, वो है 170 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जॉर्प्शन इन द एटमॉस्फेयर। ये 1361 क्या था, ये था जब डायरेक्टली आएगा टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के टॉप, एटमॉस्फेयर के टॉप पे इतना होता है, और जो सोलर रेडिएशन रीचिंग अर्थ सरफेस है वो है इतना। ठीक है, ये बहुत वेरी करता है कि आपका सरफेस कैसा है, एटीट्यूड किस हाइट पे है, सब कुछ है, किस लैटिट्यूड पे है। ठीक है, इसलिए इसलिए हम मोस्टली साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं ये तो बहुत मतलब लंबे समय से जो ऑब्जर्व किया गया डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, ये सब को उसके एवरेज किया गया। ठीक है, उसके बाद है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इज प्रोपोर्शन ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम। उसके बाद है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद एटमोसफेयर। एक है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व कहते हैं कैसे, लाइक ओजोन वाटर वेपर पार्टिकल्स होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सनटेड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन को और उसको हीट में करते हैं। जैसे कि ओजोन है, तो ओजोन क्या करता है, यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है। वाटर वेपर CO2 क्या करते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन को भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। फिर है स्कैटरिंग होता है, कि वहां से जो आ रहा है वो कुछ कुछ स्कैटरिंग हो जाते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स या फिर पार्टिकल्स निकाल। तो उसमें दो होता है, एक होता है रिले, रिले स्कैटरिंग, स्कैटर्ड स्कैटरिंग में पार्टिकल्स मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, एग्जांपल एयर मॉलिक्यूल्स। इट इज मोर इफेक्टिव फॉर शॉर्ट वेव ब्लू और वायलेट लाइट, विच इज वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, स्कैटरिंग में पार्टिकल जो स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन का जो वेवलेंथ है उससे वो पार्टिकल छोटे हैं और उसके द्वारा वो स्कैटर्ड होते हैं, तो मोस्टली ब्लू और वायलेट में करते हैं, इसलिए हमारा स्काई ब्लू ब्लू दिखता है। ठीक है, फिर ये कमी है स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग में पार्टिकल्स कंपेरेबल साइज टू द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, मतलब जितना वेवलेंथ है रेडिएशन का उतना ही पार्टिकल्स का भी साइज है। एग्जांपल डस्ट स्मोक वाटर रिफ्लेक्ट, ये इट स्कैटर्स ऑल वेवलेंथ्स मोर इक्वली मेकिंग क्लाउड एंड हेज अपीयर्स व्हाइट और ग्रे। ठीक है, तो रिले में क्या है कि उससे क्या है, वेवलेंथ से छोटा है, और मिए में क्या है, उसी की साइज के लगभग है। उसके बाद है रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्व पोर्शन ऑफ रेडिएशन इज बाउंस बैक टू द स्पेस, तो एल्बिडो पे डिसाइड करता है। तो ये सबके एल्बिडो दिए ये 1 से 0 के बीच में होता है। ठीक है, तो फेस सिस्टम का इतना ज्यादा था सॉइल का।
इतना कम होता है जो लाइट और ड्राई ड्राई तो इस तरह करके इसमें हम एक बार देख लेंगे। इस पे क्वेश्चन आता है अरेंज करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए आते रहते हैं। पीओक्यू में देखिएगा उसमें और भी अलग अलग तरह के सर्फेसेस का वीडियोस दिए हुए हैं। ऐसे उसके जो नोट्स हैं पीओक्यूज के, वो जो पीपीटीज थे, तो वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दिया, यू कैन सी फ्रॉम देयर आल्सो। फिर है एटमॉस्फेरिक विंडोज। तो एटमॉस्फेरिक विंडो का दीज आर वेवलेंथ ranges where atmospheric absorption is minimal, allowing radiation to pass through relatively unimpeded। तो बिना किसी क्या बोलते हैं समस्या के, बिना किसी अवरोध के एक ऐसा वेवलेंथ का रेंज है जिसमें एटमॉस्फेरिक ऑब्जॉर्प्शन क्या है सबसे कम है, जो रेडिएशन उसको आराम से जाने देते हैं। ठीक है। ए मेजर एटमॉस्फेरिक विंडो एग्जिस्ट फॉर विजिबल लाइट। ठीक है। जो सोलर रेडिएशन हमारा आता है उसके लिए हमारा एटमॉस्फेरिक विंडो है ताकि वो सरफेस पे आ सके। और अनदर फॉर सर्टेन इंफ्रारेड वेवलेंथ। ठीक है। 8 से 12 8 to 12 micrometer, allowing the terrestrial radiation to escape directly to space. Clouds, however, can close these infrared windows as they are stronger observer and emitter of stronger radiation। तो इनकमिंग के लिए आ रहा है, तो हमारा इतना ये जो विजुअल वाला है तो इसके लिए हम, हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ठीक है। ओजोन के लिए क्या हो जा रहा है, ये अल्ट्रावायलेट के लिए तो ऊपर ओजोन है बेचारा, वो नहीं आने देता है, वो कर लेता है। फिर जब रात को होता है तो ये जो एटमोस्फेरिक विंडो है, ठीक है, 8 से 12 माइक्रोमीटर, तो इस रेंज में जो भी इंफ्रारेड है उसके लिए एक तरह से है कि ठीक है चले जाए। बाकी के लिए क्या है तो नहीं जा पाता है, बाकी उससे ज़्यादा है अगर रेंज के तो उसको एटमोसफेयर ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन इसी बीच में अगर क्लाउड यहाँ पे आ गया एटमोस्फेरिक विंडो में तो उसने वो क्या है कि लाओ भाई मैं थोड़ा बहुत हीट हमें रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेंगे, फिर वो वापस से इमिट कर देते हैं। ठीक है। इसीलिए देखेंगे कि जिस रात में, जिस शाम को आप ऑब्जर्व करेंगे कि आकाश में क्लाउड्स हो, ठीक है, मतलब खासकर 3-4 बजे के बाद से लगातार और शाम तक क्लाउड से, तो उस दिन रात को थोड़ा एनर्जी फील होता है, सोने में गर्म गर्म सा लगता है। ठीक है। कभी ऑब्जर्व कीजिएगा। और जिस रात को एकदम आकाश साफ है, ठीक है, क्लाउड्स क्लाउड्स नहीं है, एटमोस्फेरिक विंडो एकदम क्लियर है, उस रात को, ठीक है, जो हमारा रात होती है थोड़ी कंपेरेटिवली ठंडी होती है। ठीक है। ये सब चीज ऑब्जर्व करने की चीजें, इसीलिए इन्वायरमेंट साइंस पढ़ते हैं। फिर अर्थ का एनर्जी बजट। तो एक होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन और आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बीच में एक बैलेंस बना है। ठीक है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन एट टॉप ऑफ एटमोस्फेयर एवरेज ओवर द ग्लोब 340 वाट पर मीटर स्क्वायर है। इसमें 30% रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है। जो अर्थ का एवरेज अल्बिडो है, ये भी एक बार आया था कि अर्थ का अल्बिडो कितना है, तो 0.3। ठीक। 0.30 बोल सकते हैं या फिर 0.3 बोल सकते हैं। 30%। 6% क्या है इसमें से कैटरिंग के द्वारा एटमोस्फेयर, 20% क्लाउड के द्वारा और 4% अर्थ सरफेस के द्वारा, लैंड आइस जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, पोलर रीजन है। फिर 70% क्या एब्जॉर्ब बाई द अर्थ सिस्टम, 70% सिस्टम ऑब्जर्व करता है। तो इसमें से कितना 90 to 23% ऑब्जर्व बाई एटमोस्फेयर जैसे गैसेस जो है वाटर वेपर डस्ट है। 47 to 51% ऑब्जर्व बाई अर्थ सरफेस लैंड ओशन। ये जो 30% रिफ्लेक्ट है ना, ये आने के साथ ही वापस चला जाता है। ठीक है। उसके बाद वो तो आ गया, अब है आउटगोइंग। अर्थ सरफेस वार्मर बाई ऑब्जर्व सोलर रेडिएशन इमिट लॉन्ग वेव रेडिएशन। इसमें से ग्रीन हाउस गैसेज हैं, क्लाउड्स है, वो बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है। ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जो गैसेज है ग्रीन हाउस गैस क्लाउड, उसको एब्जॉर्ब करेंगे फिर री रेडिएट कर देंगे। ठीक है, चारों तरफ। ठीक है, कुछ स्पेस में कुछ अर्थ की तरफ। उससे क्या होता है कि जो एवरेज अर्थ का टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी कारण से अर्थ का सरफेस इज वार्मर 33 to 33 सेंटीग्रेड होता है एवरेज। ठीक है। अगर वो नेचुरल ये इफेक्ट नहीं होता, ये जो क्लाउड्स और जो ये गैसेज हैं, अगर वो इमिट नहीं करते तो क्या होता है कि रात को एकदम और ठंडी हो जाती। ठीक है। तो दिन एकदम गर्म, रात बहुत ठंडी हो जाती। तो ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट भी हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, समझना चाहिए। ये पूरा जीरो जीरो लोग बोलते हैं कार्बन जीरो कर दो, मीथेन जीरो कर दो, सब जीरो कर दो, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रात को सब कुछ रेडिएट हो गया सारा, तो एब्रप्ट चेंजेस आएंगे टेम्परेचर में, फिर सुबह तेजी से बढ़ेगा। तो उसी कारण से क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा चेंजेस होने के कारण बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, बहुत सारे हमारे काम नहीं हो पाएंगे। हमारे जो बहुत सारे सिस्टम्स लगाए, मशीन डेवलप किए हैं, कार और
ये सब चीज सही से नहीं काम कर पाएंगी। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी भी है, ठीक है, वो गैसेज जरूरी भी है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, इतना कि एक बैलेंस जो भी है वो बना रहे, ठीक है। दिक्कत कहाँ पे है, क्योंकि ये गैसेज अब उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है एटमोसफेयर में, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि समस्याएं बढ़ रही है, क्योंकि एटमोसफेयर बढ़ रही है, उसके कारण से जो ये ज्यादा ऑब्जॉर्व कर रही है और ज्यादा रीरेडिएट कर रही है, उसके कारण से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे फिर रेडिएटिव फोर्सेस, ए चेंज इन अर्थ एनर्जी बैलेंस imposed by some external factor, जैसे increased greenhouse gas concentration, change in solar output, volcanic eruption, putting aerosols in the atmosphere। क्या है, अर्थ की एनर्जी बैलेंस है इम्पोज बाई कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, ये चेंज आ गया अर्थ की एनर्जी बैलेंस में, उसे क्या बोलते हैं, रेडिएटिव फोर्सेस। वो किस कारण से होता है, गैस जीएजी जो इंक्रीज होते हैं, सोलर आउटपुट चेंज हो गया जो सोलर साइकिल के हिसाब से, वोल्केनिक इरप्शन हो गया उसके कारण से बहुत सारे एरोसोल्स रिलीज हो गए, ठीक है। पॉजिटिव फोर्सिंग जब CO2 इंक्रीज होता है, ठीक है, टेंस टू वार्म द प्लेनेट, क्योंकि ज्यादा ऑब्जर्व करेगा लॉन्ग वेव रेडिएशन को। नेगेटिव फोर्सिंग होता है जब सम टाइप्स ऑफ एरोसोल रिफ्लेक्टिंग सोलर रेडिएशन टेंस टू कूल सिस्टम। जब क्या होता है, नेगेटिव कब होता है, मोस्टली जब वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, काफी बड़े वाले, क्या करते हैं ना, सल्फर वल्फर ये सब जाके स्ट्रेटोस्फीयर में चले जाते हैं, वो एक ऐसा लेयर बना लेते हैं कि जितने एक क्राउड बना लेंगे उसी का, जितना एयर आएगा, जितना सॉरी सोलर रेडिएशन आएगा उसको बाउंस बैक करने लगेंगे, उसके कारण क्या होगा कि वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ये स्ट्रेटोस्फीयर में हो रहा है या अपर ट्रोपोस्फीयर में, तो वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं सोलर रेडिएशन से, जहाँ पे कि एवरेज जो अर्थ का टेम्परेचर है वो घटने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कई बार कि हमारे अर्थ पे ऐसे से कुछ मतलब पहाड़ हैं या ऐसे मतलब सोए हुए वोल्केनोज हैं, जो कि जब फटेंगे ना, जैसे येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में कहा जाता है, या फिर जापान में माउंट फुकुशिमा, आई थिंक आई रिमेम्बर करेक्टली, वो सब है, कुछ कुछ ऐसे हैं गिgantic में भी है कि ये सब जब फटेंगे तो इतना ज्यादा उसमें से ये सब निकलेंगे ना, सल्फर और ये सब चीजें गैसेस, कि वो एक तरह से पूरे अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट की तरफ बना लेंगे, जिसके कारण कि सोलर रेडिएशन मोस्टली वो बाउंस बैक कर जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा कि एवरेज टेम्परेचर अर्थ का वो घटने लगेगा। इसीलिए ना एक थ्योरी दी जाती है विंटर की, जो वोल्केनिक विंटर या न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं, न्यूक्लियर तो न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण है, तो वो बोलते हैं कि उसके कारण क्या होगा कि चारों तरफ वोल्केनिक उसका लेयर हो गया उस गैसेस का, वो रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं हवा को, मतलब सॉरी सोलर रेडिएशन को आने से पहले ही, तो उसके कारण नीचे पहुंचेगा नहीं, तो उसके कारण नीचे ठंडी पड़ने लगेगी, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये क्या हमारा, ये अर्थ का एनर्जी बजट, तो इससे भी सवाल आता है, टोटल कितना है 340.04, कितना रिफ्लेक्ट किया गया। तो यूनिट थोड़ा सा याद रखेंगे, पता नहीं क्यों इतना फैक्चुअल पूछते हैं, अरे मतलब ठीक है, दे आर गोइंग टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च, उसमें इतना फैक्चुअल की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, जब आज तो याद कर लेंगे कि इतना आता है टोटल, इसमें से इतना रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा 77, रिफ्लेक्ट सरफेस के द्वारा होता है 22.9, टोटल रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन है 99.9, ऑब्जर्व बाय एटमॉस्फेयर 70.7, नेट ऑब्जर्व 0.6, ठीक है, सारा वाट मीटर स्क्वायर में, इबो ट्रांसमिशन हो रहा है 86, ठीक है। उसके बाद क्लाउड द्वारा इमिट किया जाए 29.9, एटमॉस्फेरिक विंडो के द्वारा जा रहा है 40.0, ठीक है, एटमॉस्फेयर द्वारा इमिट किया जा रहा है 169.9, ठीक है, ऑब्जर्व किया जा रहा है एटमॉस्फेयर द्वारा इतना, सरफेस द्वारा इमिट किया जा रहा है 398.2, ठीक है, बैक रेडिएशन क्या है 340.3 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सरफेस ने ऑब्जर्व किया था, तो ये एक तरह से थोड़ा याद रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, विंड वेलोसिटी, आई थिंक ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो विंड क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर इन द एटमोस्फेयर प्राइमली हॉरिजॉन्टली फ्रॉम एरिया जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। विंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसका बहुत स्पीड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, आप बोलते हैं ना कि हवा किधर से चल रही है, तो इससे चल रही है, ठीक है। खासकर जैसे कि अभी हवा चल रही है, अगर जो नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं, खासकर नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो उनके लिए जो हवाएं हैं तो अभी किधर से चल रही होगी, तो अगर वे ईस्ट से चल रही है, सपोज बे ऑफ बंगाल के साइड से आ रही है, उनको बहुत अच्छा लगता होगा कि हाँ ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, ठीक है। और अगर उनके लिए वेस्ट से आ रही है तो बहुत गर्म गर्म हवा होगी, तो ये सब चीजें भी होती है। विंड स्पीड, द रेट एट विच एयर इज मूविंग। विंड डायरेक्शन क्या है, द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग,
फॉर एग्जाम्पल, a westerly wind blows from west towards east. इसकी यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर भी है। अमेरिका वाले कहते हैं हम तो माइल्स यूज करेंगे, ठीक है। ये नॉटिकल माइल्स मोस्टली हम यूज करते हैं सी के केस में, एविएशन के केस में, मेट्रोलॉजी के केस में, ठीक है। विंड डायरेक्शन डिग्रीज फ्रॉम टू नॉर्थ, कि कितना डिग्री पे है, ठीक है। कार्डिनल डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। फिर है कॉजेज ऑफ विंड, वो है पीजीआर, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कि मतलब कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाता है, ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है। मतलब यहाँ पे सपोज कि 810 मिली बार, यहाँ पे है 500 बस, मतलब ऐसा होता हो नहीं सकता है बहुत ज्यादा लो प्रेशर में एकदम तेज हवाएं बहेंगी, बहुत तेज, 300 400 500 किलोमीटर रफ्तार से, ठीक है? तो ये प्राइमरी फोर्स है जो इनिशिएट करता है एयरफॉर्म में। फिर कोलियस फोर्स क्या है? तो उसके कारण हवा डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। राइट क्या होती है अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और लेफ्ट क्या होती है अपने सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये है कोलियस फोर्स का खेल, ठीक है। और फास्टर क्या होता है उसका इफेक्ट? हाई लैटिट्यूड में और इक्वेटर में क्या है? जीरो। वो चीज क्या कोलियस फोर्स इफेक्ट करता है? वो है डायरेक्शन, स्पीड को नहीं, स्पीड को कम करता है फिजिकस, ठीक है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण होता है, जैसे कि हवा चल रही है, बीच में आ गया घर द्वार, जैसे बिल्डिंग्स, ठीक है, और चीजें, उसके कारण वो स्पीड स्लो हो जाता है। तो इसको कौन से, और उसके कारण से डायरेक्शन भी चेंज होता है, ठीक है, कि दीवार आग पे, तो ये दोनों चीज को इम्पैक्ट करता है फ्रिक्शन, ठीक है, स्पीड और डायरेक्शन, इन दोनों को। जैसे ये जो बड़े बड़े शहर होते हैं, दिल्ली, ये सब जगह ऊंचे टावर जो बन जाते हैं, उसके कारण से हवाएं फ्री फ्लो नहीं हो पाती हैं, ठीक है, क्योंकि ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो उसमें मुश्किल स्लगिश होकर हवाएं निकलती हैं। इसी कारण से जो पॉल्यूशन है वो मोस्टली कंसंट्रेटेड रह जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन इतना जानते हैं कि हवाएं उसको तेजी से बहा कर पॉल्यूशन को बाहर नहीं ले जा पाती। इसीलिए एक ये भी रीजन है पॉल्यूशन होने का दिल्ली में, ठीक है। अभी हम लोग पहले पढ़े थे ना, पॉल्यूशन होने के इन्वर्जन, ये सब चीजें, ये भी एक रीजन है कि वो तो इमिट हो रहा है पॉल्यूशन, ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा ना, वो ट्रेवल नहीं हो रहा, डिस्पर्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वैसे जगह पे अगर ऐसी समस्या है तो वहाँ पे मतलब कि वी आर जस्ट कॉपिंग द वेस्ट, मतलब वेस्ट में हम मोस्टली यूरोप को कॉपी कर रहे हैं, बिल्डिंग स्टाइल ये सब चीजों में, जो कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए सुटेबल नहीं है। लोग ये नहीं समझते, ठीक है। जैसे कि मोस्टली आजकल एक नया फैशन चला, ग्लास वाले घर, शीशे वाले घर बनाने का। भाई उनको जरूरत है शीशे वाले घर का, वहां पे पड़ती है मोस्टली ठंडी, ठीक है। बेचारों को कुछ महीने मिलते हैं गर्मी के, ठीक है, ठंडी में भी थोड़ी देर धूप आती है, क्योंकि स्लैंटिंग रेज जो पड़ेंगे ना, ये ऐसे रेज है ना, हम तो यहीं पे कहीं है, हमारा डायरेक्ट है, उनका स्लैंटिंग सनरेज आते हैं, तो वो भी उतने ताकत ज्यादा होता नहीं है, तो उनको चाहिए शीशे वाले घर, तो जो भी धूप थोड़ा बहुत आए वो घर में आके ग्रीन हाउस की तरह काम करे, जैसे शॉर्ट वेव रेडिएशन है, ग्लास को पार कर गया, अब वो घर को गर्म कर दिया, अब लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में वो बाहर ग्लास को पार आसानी से नहीं कर पाएगा, इसलिए उनके घर सही है। अब हम रहते हैं ट्रॉपिकल एरिया में, यहाँ पे शीशे घर में आ गया धूप, अब उसके लिए हम चला रहे हैं एसी, ठीक है, क्यों? ठंडा करने के लिए। ये पागलपन है ना, तो हमारे लिए ये सब घर नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे हमारा बेस्ट क्या होगा, तो हमारा जो बेस्ट है सैंडस्टोन, जो बलुआ पत्थर होता है ना, उससे घर बनाए, एकदम कूल कूल रहेगा, क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और भी मतलब अगर बहुत पैसे लगाना है, पैसे वाले लोग इस तरह से बना रहे हैं, तो उनको बता दें ये सब चीजें से बना, तो ये सब तरीका है, ठीक है। ग्लास वाले तो घर हमारे लिए बिल्कुल मतलब बेकार है, अगर आप लोग को फ्राई करना है तो उसके लिए सही है। तो छोड़ते हैं इसे बात, हम टॉपिक पे चलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये किसलिए इंपॉर्टेंट फॉर कर्व एयर फ्लो अराउंड हाई और लो प्रेशर के, ठीक है। इट एक्ट्स आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, तो सेंटर ऑफ रोटेशन में उसके बाहर की तरफ ये फोर्स काम करता है सेंट्रीफ्यूगल। फिर है टाइप्स ऑफ विंड, एक होता है जियोस्टॉपिक विंड, ये थ्योरेटिकल विंड है दैट रिजल्ट फ्रॉम बैलेंस बिटवीन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरिलेस फोर्स, इट फ्लोज पैरेलल टू द स्टेट टू द आइसोबार इन द अपर एटमॉस्फेयर पर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल, मतलब अपर एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन है नहीं कुछ, तो यहाँ पे कोरिलेस फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे हमारा, ठीक है, पीजीएफ लग रहा है, तो इसके ये पैरेलल चलते हैं हवा ऐसे, पीजीएफ लग रहा है तो हवा को ऐसे चलना चाहिए ना, लेकिन कोरिलेस फोर्स के कारण बैलेंस हो जाता है, ये हमारा कोरिलेस फोर्स है, ये हमारा पीजीएफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और हवाएं कैसे चलती हैं, तो ये आइसो बार बना, तो हवाएं चलनी चाहिए अक्सर में ऐसे, लेकिन ये क्या करते हैं आइसो बार के पैरेलल ही चलने लगते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में, ठीक है,
उसको इक्वेट करते थे। ये ऊपर चलता है जहाँ पे फ्रिक्शन कम है एकदम। मोस्टली थ्योरेटिकल है बट है, ऐसी हवाएं हैं। ग्रेडियंट विंड्स, क्या है? ये जियोस्टॉपिक विंड की तरह है बट अकाउंट फॉर कर्व फ्लो। सेंट्रल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें इंक्लूडेड है। ये ब्लो पैरेलल टू द कर्व आइसोबार द अपर एटमॉस्फेयर, तो ये होते हैं। फिर सरफेस विंड क्या है? जो सरफेस के आसपास चलते हैं। ये अफेक्टेड किस चीज होते हैं? पीजीएफ से, कोलियस से, फ्रिक्शन सब कुछ लगता है इनको। ठीक है। लोकल विंड्स, तो लोकल विंड्स का हम पूरा एक देख ही लेंगे, एक अलग से छोटा सा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सारा उसमें दे देंगे। ठीक है। चलो, क्योंकि लोकल विंड्स पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, चिलिंग पे आता है। ठीक है, मिस्ट्रल हो गया, कोएन हो गया, ठीक है, सैंटा आना हो गया, तो ये सब है, तो देख लेंगे ये। वैसे ट्वेल्थ वाले में एग्जॉस्टिव रीड है। ट्वेल्थ की अगर पीडीएफ देखें, अगर ट्वेल्थ के पीडीएफ देखेंगे ना, तो उसमें फर्स्ट यूनिट में शायद है, तो उसमें एग्जॉस्टिव रीड्स दिए हुए हैं लोकल विंड्स के, तो वो वीडियो भी देखेंगे तो हमें मिल जाएगा। वैसे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बोला तो उस टाइम की बनाऊंगा, तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें सी और ब्रिज जो लैंड ब्रिज होता है, ठीक है, जो कि कोस्टल एरियाज में होता है, सबको पता है सी लैंड ब्रिज क्या होता है। फिर एक माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज होता है। ठीक है। फिर कैटाबेटिक विंड्स होते हैं, एनाबेटिक विंड्स होता है। ठीक है। माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज में क्या अंतर है? तो ड्यूरिंग डे माउंटेन स्लोप क्या होता है, जल्दी जल्दी गर्म हो जाता है, तो ऊपर हवाएं, स्लोप जो होते हैं गर्म होता है, ऊपर हवाएं राइज करने लगती है, तो कूलर एयर जो वैली से होते हैं वो ऊपर की तरफ फ्लो करते हैं। रात में क्या होता है, ये जल्दी जल्दी कूल हो जाते हैं। क्या ये, उसे कहा था डेंसर हवाएं होंगी, तो वो धीरे धीरे सील करती है। इसलिए जो वैली जो रहते हैं ना, जो देहरादून वैली या और भी अच्छे उधर के एरिया में, हिमाचल मंदिर साइड के जो वैली में, उनको पता होगा इस चीज का आनंद कि क्या होता है। तो ये हमारा एनाबैटिक विंड है। एनाबैटिक विंड क्या है? कि जो गर्म होकर हवाएं जो ऊपर जाती है, ये एनाबैटिक होगी। ठीक है। कैटाबैटिक क्या है? तो कैटाबैटिक विंड्स रात को चलती है। ठीक है। जब वो हवाएं गर्म ठंडी होकर डेंस होकर जब नीचे की तरफ आती है। ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज। ठीक है। ठीक। तो वैली ब्रिज क्या होगी, जब वैली से माउंटेन की तरफ जा रहे हैं, और माउंटेन ब्रिज क्या होगी, जब माउंटेन से वैली की तरफ। कैटाबैटिक विंड्स को क्या कर सकते हैं, माउंटेन ब्रिज, और एनाबैटिक विंड्स को क्या कर सकते हैं, वैली ब्रिज। ग्लोबल विंड्स क्या है, प्रिविलेज विंड, जैसे लार्ज स्केल विंड पैटर्न कॉज्ड बाय अनइवन सोलर हीटिंग ऑन द अर्थ। इसमें कौन कौन सी है? ट्रेड विंड्स है, सबको पता है, जो इक्वेटोरियल लो की तरफ चलती है, सबट्रॉपिकल हाइट्स। वेस्टर्लीज क्या हो गई? तो वेस्टर्लीज हो गई वेस्ट से ईस्ट चलती है, मिड लैटिट्यूड में। पोलर स्टडीज क्या हो गई? तो वह कहाँ से चलती है, सब पोलर लो से, पोलर हाई से लेके चलती हैं पोल्स के, पोलर हाई से सब पोलर लो की तरफ, दोनों है इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे, ये हो गई हमारी ट्रेड्स, ये हाई है हमारा। ठीक है, ये हमारा हाई है। ठीक है। इधर, ठीक है, इक्वेटर की तरफ, ये दोनों है स्फीयर में। ये हमारा हाई टेम्परेचर है, फिर कुछ हवाएं ऐसे चलती है। ठीक है, ये वेस्टर्ली होती है, ये वेस्टर्ली, ये पोलर सेल से यहाँ से चलती है, ये पोलर ईस्टर्ली होती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम क्या है कि नैरो बैंड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रीडोमिनेटली वेस्टर्न एयर, वेस्टर्ली एयर सर्कुलेशन है, जो सर्किल करता है ग्लोब पूरे अर्थ को सेवरल माइल्स अबव द अर्थ। ठीक है। और ये ट्रोपोपॉज के पास पाया जाता है। ठीक है। तो ये है हमारा जेट स्ट्रीम, जो कि अपर ट्रोपोस्फेयर में चलता है। ठीक है। ये बहुत ही तेज हवाओं का एक झोंका होता है, मतलब बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है। ये वेस्टर्ली होते हैं मोस्टली। ठीक है। जब ये स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम रहता है, तो अपना बढ़िया चल रहा है, क्योंकि पोलर वर्टिस भी स्ट्रॉन्ग है। जब वीक पोलर वर्टिस होता है तो जेट स्ट्रीम वीक हो जाता है। जब वीक होता है तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो इंट्रूजन करने लगती है, और वहाँ की कोल्ड हवाएं इधर की तरफ इंट्रूजन करने लगती है। तो आजकल का चैलेंज यही हो गया कि जो हमारा पोलर वर्टिस धीरे धीरे वीक हो रहा है, वीक होने के कारण क्या होता है, ये हवाएं इधर आ जाती है, तो ठंडी हवाएं जैसे कि चल रहा है ना, ये ठंडी हवाएं को इधर ही रहने देता है, इधर नहीं आने देता। तो इसके कारण से क्या होता है कि इस एरिया में, सपोज कि इस एरिया में नहीं कुछ पड़ रहा है, नहीं कोई समस्या है, लेकिन अचानक से ये वीक होगा जेट स्ट्रीम, तो इस तरह की हवाएं धकेलती है तो उसका मेंडर करने लगता है, ज्यादा ज्यादा मेंडर करने के कारण होता है, ये जो ठंडी हवा है पूरा इंट्रूजन उनका काफी डीप हो जाता है यूएसए में, तो उसके कारण जिस एरिया में अचानक से एकदम तुरंत क्या बोलते हैं, बर्फ पड़ने लगेगा, ब्लिजार्ड शुरू हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि हवाएं की स्पीड बहुत ज्यादा। जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे जियो साइंस से, बहुत अच्छे से
मेजरमेंट क्या चीज करते थे? तो एनोमीटर में। ठीक है, ये क्या क्या है? विंड स्पीड के लिए। ठीक है, इसमें कौन कौन सा होता है? तो कप होते हैं, एक वैन होला होता है, हॉट वायर होता है, सोनिक एनोमीटर होता है। फिर कौन सा? विंड वेन, ये डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अरे वो मुर्गी वाला ऐसा रहता है ना, इसके ऊपर एक मुर्गी बनी रहती है, ये डायरेक्शन रहता है, तो उससे पता चलता है कि आप किधर की हवा चल रही है। फिर है एरोवैन, ये प्रोपेलर स्पीड और वैन डायरेक्शन दोनों एक ही होता है। फिर वैल्यू वेदर बैलून, जो रेडियो साउंड्स होते हैं, वो भी विंड स्पीड को करते हैं, डायरेक्शन को। फिर डॉपलर रडार है, लिडार है, उसका भी यूज होता है रिमोट सेंसिंग के थ्रू। फिर स्कैटर मीटर्स होते हैं सैटेलाइट्स पे, वो यूज करते हैं। फिर है नेक्स्ट वेवफर्ट स्केल, किसी भी क्वेश्चन आता है तो ये क्या कहता है? एम्पेरिकल मेजर दैट रिलेट्स विंड स्पीड टू ऑब्जर्व कंडीशन एट द सीओ, कि कितने हवा पे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा बोफर्ट नंबर है। तो जीरो मतलब हवाएं 1 किलोमीटर पर आवर से कम है, तो जीरो नंबर दिया गया कि हाँ ठीक है, शांत है। स्मोक, और इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक? स्मोक राइज वर्टिकली, ये मैच द फॉलोइंग आ सकता है। लाइट एयर है, स्मोक ड्रिफ्ट्स बट विंड वेन डज नॉट मूव। लाइट ब्रीज 6 to 11 किलोमीटर पर आवर तक चल रही है, तो विंड फेल्ट ऑन फेस लीव्स रसल्स विंड वेन मूव्स। ठीक है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग ब्रीज है, तो ये बेफोर्ट नंबर 6 आ गया। फिर लार्ज ब्रांचेज इन मोशन, विसल हर्ड इन टेलीग्राफ, विस्लिंग हर्ड इन टेलीग्राफ वार्ड्स, अम्ब्रेला यूज विथ डिफिकल्टी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग गेल हो गया, तो सेवन वो 9 बेफोर्ट नंबर में आ गया। स्पीड होगी 75 किलोमीटर, तो स्लाइटली स्ट्रक्चरल डैमेज करता है। अगर ग्रेटर देन 118 हो गया तो हरिकेन फोर्स हो गया, कि डिवास्टेशन सब खत्म। ठीक है, तो इसको देख लेंगे, ठीक है, मैं पूरा नहीं बोला है, लेकिन सब पढ़ लेंगे। फिर ये बेफोर्ट स्केल का सिंबल है, ये सिंबल भी देख लेंगे एक बार, क्योंकि एक बार ना वेदर सिंबल पूछ चुका है, तो मे बी वो फिर से इसको ही पूछ दे। प्रेसिपिटेशन का सिंबल पूछ चुका है, तो इसका ही पूछ दे, तो कोई नहीं जानता। ठीक है, और ये याद रखेंगे कि काम विंड होते हैं, लाइट एयर होता है, फिर लाइट ब्रीज, जेंटल ब्रीज, मॉडरेट ब्रीज। तो ये इस तरह करके तो नहीं दे, लेकिन ये मॉडरेट गिल दे देगा, बीच में ये लाइट ब्रीज दे देगा, इस तरह करके पूछ सकता है अरेंज करने। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये डन हो गया पूरा मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स। इसमें सिर्फ दो चीज रह गया, लैप्सरस और विंडोसिस, वो हम लैप्सरस रह गया, और वो विंड रोजेज रह गया। ठीक है, तो ये दोनों हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियोज में पूरे डिटेल्स में देख लेंगे, क्योंकि थोड़ा इसमें डिटेल्स में देखने वाली चीजें भी हैं। ठीक है, उसके बाद फिर चले जाएंगे नेक्स्ट। ठीक है, बीच बीच में देखूंगा कि सोच रहा हूँ कि जैसे लॉज वॉज हैं, इस सब के लेक्चर्स में साइड से अपलोड भी करते देखता हूँ। ठीक है, आपको साइड से देखता हूँ, सकेगा करेंगे, क्योंकि पीपीटी बनाना ये सब में बहुत एफर्ट्स जाते हैं, चीजें सही से जाए। ठीक है, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से जाए, कुछ भी ना चला जाए, ये सब चीज देखना पड़ता है। ये टेलीग्राम आईडी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, थोड़ा हेल्प कीजिए प्लीज। ठीक है, हमारी दिस इज माई रिक्वेस्ट। ठीक है, हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, कि करें अगर आपको सही लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें, पढ़ते रहें, इंजॉय करते रहें। बाय।